दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। पहली बड़ी खबर धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग के खुलासे की है। इस्लामिक दवा सेंटर को कई देशों से फंडिंग होती थी। इसमें यूएसए, कतर और कुवैत के एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिलने की खबर है। दूसरी बड़ी खबर कानपुर पलायन मामले की है। यहां पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कहा है कि धमकी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तीसरी बड़ी खबर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान की है। उन्होंने डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा करने की मांग की और उनका दावा है कि उनकी पार्टी 160 विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है। चौथी बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी की सौगात की है। सीएम ने 31,542 इकाइयों को 2,505 करोड़ का लोन वितरित किया है और साथ साथ 9 जिलों में 73 करोड़ 54 लाख रुपयों की परियोजना का शुभारंभ भी किया है। तो लखनऊ में धर्मांतरण मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर को कई देशों से फंडिंग होती थी। इसमें अमेरिका, कतर और कुवैत के एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिली है। वहीं भारत के भी कई एनजीओ से फंड मिलने की जानकारी आ रही है। इसमें लखनऊ के अल हरम एजुकेशन फंड वेलफेयर फाउंडेशन समेत भारत के कई एनजीओ से भी फंडिंग की जानकारी मिली और इसमें सांसद अजमल बदरुद्दीन से भी फंडिंग की चर्चा सामने आ रही है। बड़ी खबर, कई एनजीओ से फंडिंग हुई है, कई देशों से फंड आ रहा है और सांसद असम से अजमल बदरुद्दीन से भी फंडिंग होने का खुलासा हो रहा है। और इससे पहले धर्मांतरण मामले में एटीएस ने खुलासा किया कि देश की आबादी के संतुलन को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। एटीएस का मानना है कि लोगों के मूल धर्म के प्रति नफरत के बीज बोए जा रहे थे और धर्मांतरण से संबंधित कई रजिस्टर मिले। साथ ही मोबाइल की कॉल डिटेल से भी अहम जानकारियां हाथ लगी। वहीं धर्मांतरण मामले में पकड़े गए उमर गौतम का पुराना वीडियो सामने आया। इसमें वो दावा कर रहा है कि इस्लामिक दावा सेंटर में उसने करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। इस्लामिक दावा सेंटर में महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण डॉक्यूमेंट किया जाता है। उमर गौतम के कबूलनामे के मुताबिक इस्लामिक दावा सेंटर में इंग्लैंड, सिंगापुर और पोलैंड तक में धर्मांतरण का काम होता है और उसमें उमर गौतम कह रहा है कि लोगों के इस्लाम कबूल करने से अल्लाह का काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई हैं। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो एमएससी बीएड है कानपुर से, सीजेएम कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत, एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में, बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। ये वीडियो जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें साफ साफ कबूल रहा है उमर गौतम, आपने देखा। और इसी बीच धर्मांतरण मामले में इस्लामिक दवा सेंटर की जो फंडिंग हुई है उसमें लखनऊ के अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का भी नाम आ रहा है। ये मलिहाबाद के रहमान खेड़ा में है और करीब 2 साल से बंद चल रहा है। फाउंडेशन के केयरटेकर का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से सेंटर में पढ़ाई नहीं हो रही है। सेंटर के संचालकों का कहना है कि उनकी तरफ से किसी भी संस्था को कभी कोई फंडिंग नहीं की गई। धर्म परिवर्तन के मामले में चर्चा में आए इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है। साथ ही कई देश की और विदेश की
और प्रदेश की संस्थाओं के भी नाम सामने आए हैं। उसमें से एक नाम है अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन। ये मलियाबाद में है और हम इस समय फाउंडेशन के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ पर फाउंडेशन का दफ्तर है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन ये दफ्तर पिछले 2 साल से कोविड के चलते बंद है। फाउंडेशन में क्या गतिविधियां होती थी और इसका नाम कैसे सामने आया, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ फाउंडेशन के केयर टेकर हैं। क्या शुभ नाम है पूरा? जैदुल हसन। हसन साहब, ये बताइए कि यहाँ पर चर्चा में नाम आया है, क्यों आया है? आपने देखा होगा कि किस तरह से धर्मांतरण को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है। इसके बाद फंडिंग में आपकी इस फाउंडेशन का नाम आया है, क्या इसके पीछे कहानी है? इसके पीछे तो ये आरोप लगाने के लिए, झूठे आरोप कोई भी लगा दे, कुछ भी कर दे, उसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और ये तकरीबन 2 साल से तो कोविड की वजह से बंद है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे पढ़ते थे और कितने आते थे छात्र यहाँ पर? हॉस्टल था हमारा, बच्चे यहीं पढ़ते थे, यहीं रहते थे। कोई ऐसा वो नहीं था कि जिसको कोई वो, तकरीबन 80 बच्चे लगभग पढ़ते थे। चूँकि 2 साल से ये सेंटर बंद है और बच्चों ने भी आना बंद कर दिया है। जो यहाँ के मेन संचालक हैं नजीबुल हसन, वो बीमार हैं और 5 महीने से यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ये सेंटर इस समय लावारिस स्थिति में है। यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रमुख तौर पर जानकारी दे सके कि किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ चलती थीं और किस तरह से ये सेंटर लोगों की मदद करता था। इस बारे में सारी जांच अब एटीएस की टीम ही करेगी। जल्द एटीएस की टीम यहाँ पर आएगी और यहाँ से जुड़े लोगों के बैंक खाते, इस फाउंडेशन के बैंक खाते और तमाम अन्य दस्तावेज खंगालेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच धर्मांतरण के मामले में नोएडा डीप सोसाइटी स्कूल का नाम सामने आने के बाद स्कूल के बाहर सरगर्मी बढ़ गई है। पुलिस ने पूरे स्कूल को अपने कब्जे में लेकर फोर्स की तैनाती कर दी है। इससे स्कूल के अंदर से कोई दस्तावेज या सामग्री गायब न होने पाए। दरअसल यहां पढ़ने वाले बच्चों के धर्मांतरण को कराया गया और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में इस स्कूल के 2 बच्चों का धर्मांतरण होना पाया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं जिनकी जांच की जा रही है। धर्मांतरण मामले में नोएडा डीप सोसाइटी स्कूल का नाम सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने इस पूरे स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने तालाबंदी कर दी है ताकि स्कूल के अंदर जो भी सामान या दस्तावेज हैं उनको कोई बाहर ना ले जा सके और साथ ही यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये नोएडा पुलिस के जवान हैं जिन्हें यहाँ पर 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। शिफ्ट वाई यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और समय समय पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पेट्रोलिंग करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने वहाँ पर पुलिस की पिकेट भी बैठी हुई है क्योंकि इस स्कूल पर 24 घंटे नोएडा पुलिस की निगरानी है और लगातार यहाँ पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है क्योंकि एटीएस ने भी नोएडा पुलिस से संपर्क साध के ये कहा है कि जो नोएडा डीप सोसाइटी स्कूल है उस पर पुलिस की निगरानी रहे, वहाँ पर जो भी दस्तावेज अंदर हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे, यथा स्थिति रहे। और यही वजह है कि अब नोएडा पुलिस ने इस पूरे स्कूल को अपने कब्जे में ले लिया है और 24 घंटे यहाँ पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कल यहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया था और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई थी और यही वजह है कि अब पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। कोई भी प्रदर्शनकारी अगर यहाँ पर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी यहाँ पर पुलिस ने कर रखी है और साथ ही इस स्कूल पर नज़र बनाए हुए है कि ताकि अगर एटीएस या कोई भी जांच एजेंसी इस स्कूल में आती है तो उसे इस स्कूल में यथास्थिति मिले, किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ इस स्कूल के साथ ना की जा सके। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। इस पूरे मामले की विवेचना यूपी एटीएस के द्वारा की जा रही है और वही लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जो एविडेंस जिस तरीके से उनको चाहिए होगा, जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उनके लिए रेलेवेंट है, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा ली जाएगी और की जाएगी।
उसमें जो भी हम लोग के लेवल से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वहाँ हम लोग ज़रूर इंश्योर करेंगे। बहरहाल हमारी जो फोर्स की तैनाती है उसका लॉजिक केवल इतना है कि वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। अगली खबर कानपुर से। कर्नलगंज थाना इलाके के रेल पटरी इलाके में छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। दहशत के साए में जी रहे हिंदू परिवारों ने पलायन का संदेश दिया है। घरों के बाहर लिखा है कि हम यहां से पलायन कर रहे हैं। आरोपी बेल पर छूटकर घर आ रहे हैं, ये पीड़ितों ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमारी जान खतरे में है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। देखिए आप कैसे घरों के बाहर लिख दिया इन पीड़ितों ने। अपने पलायन का संदेश उन्होंने अपने घरों की दीवारों पर लिख डाला है। वो कह रहे हैं कि पीड़ित हम लोग जो है खतरे में है क्योंकि आरोपी जेल से छूटकर घर आ रहे हैं। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल पटरी इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन और या तो मोहल्ला छोड़ने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई है, आपको दिखाना चाहेंगे। हम वहीं पर मौजूद हैं और अब यहाँ पर रहने वाले 10 हिंदू परिवारों में से कुछ हिंदू परिवारों ने ये तय कर लिया है कि अब वो यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे। उन्हें धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकारा है और मोहल्ले को छोड़ना ही स्वीकारा है। पीड़ित लड़की के परिजन जो हैं उनसे सबसे पहले पिता से बात करते हैं। ये बताइए कि ये आप लोगों ने क्यों लिख दिया है यहाँ? भैया यहाँ पर है आफ्ताब सबसे ज़्यादा, फिर जोहरा, गुड्डू, खुशनुमा, आफ्ताब, इन लोग जो है हमको बहुत परेशान किए हैं कि अपने घर छोड़ करके चले जाइए, यहाँ न रहिए, नहीं तो केस वापस लीजिए, तो धर्म परिवर्तन करिए। ये सब बहुत कुछ बातें आ रही है। क्या इसने कुछ लोगों को पकड़ तो लिया है ना? हाँ, कुछ पकड़ लिया है, कोई 2 आदमी को छोड़ भी दिया है। किसको छोड़ दिया है? वो साहिल और राजा को। साहिल और राजा को छोड़ दिया जी। तो आप लोगों ने ये स्लोगन क्यों लिख दिया ये घर के बाहर इस तरीके से? सर जब जो है अब सभी लोग को वहाँ से सर मैं वहाँ पे गया था, जो इसकी जांच कर रहे हैं उन्होंने हमको बताया था कि अब उनकी भी जमानत हो जाएगी, क्योंकि जिसमें 7 साल की सज़ा नहीं है उनको जो है जमानत मिल सकती है। तो सर वो लोग घर में सर घुस के सर मारा है। सर क्या जब किसी की जान चली जाएगी, जब सर कोई आदमी मरा हो जाएगा, जब कोई जो है अस्पताल में पूरी तरह भर्ती हो जाएगा तभी सर कार्रवाई होगी। सर इसकी कोई कार्रवाई नहीं। कोई हमें यहाँ पे खूब मारे और उसके बाद जाके मुझे खून नहीं निकला है, वो जो मुझे खूब मारे और खून नहीं निकला है तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? बोलेंगे या आप लोगों की जान को खतरा है उससे? जान को खतरा ही बना हुआ है, क्योंकि वो उसका कहना है कि एक चक्कर की हमारी कमाई नहीं सही। उसका दामाद सऊदी में काम करता है और उसका कहना है कि हमारी एक चक्कर की कमाई नहीं सही, ये चक्कर है। कहाँ जाएंगे पलायन करके यहाँ से? पलायन कर कहीं झोपड़ी वोपड़ी बना के रहेंगे या कहीं किराए पे कमरा लेंगे या कहीं सड़क किनारे फुटपाथ पे ही रहेंगे। सरकार की बात क्या धमकी दी जा रही है कि सरकार जाने दो? सरकार हमारी सपा की आएगी तो बताएंगे आप लोगों को। यहीं मोहल्ले में गुटबाजी हो रही है, यहीं के जो नेता पोता हैं यही सब कह रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि योगी की सरकार है, अभी तो तुम लोग जीत लो। योगी कह रहे हो तुम लोग जीत लो, जैसे सपा सरकार आएगी उससे जो है हाँ योगी जी से हम लोग पे बात कराएगी। ज़्यादा होगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाके हम लोग जो है भाई वहाँ जाके धरना देंगे। ज़्यादा हो तो लखनऊ जाएंगे हम लोग, वहाँ पे धरना देंगे, क्योंकि सियानी बिटिया को पकड़ के झंझोड़ा गया है। सियानी बिटिया को पकड़ के झंझोड़ा गया है और मारा गया। लेडीज़ के सर में गुड़मा पड़ा हुआ, उसके दाग पड़े हुए हैं। बेल्टों दिखाओ अभी दाग जरा, तो कहाँ पे ये देखिए, ये दाग नहीं है, ये आखिर मारा तो है किसी ने। आप कोई हमारा सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, हमको ऐसे करा जा रहा है। हमारे बिटिया के साथ ऐसा होएगा, हम ऐसा नहीं सह सकते हैं। ये गुड्डू सबसे मोहरा जोड़ा है, आफ्ताब है, बम्बू जी के हाथे से बुलाता है, छोटे मियाँ हाथे से बुलाता है। यहाँ देखिए कितना गंदगी पड़ा है, जब ताना मुना कसवाता है, सारी चीज करवाता है। पूरा सूझा हुआ है, ये अभी पचक गया, कल तक बहुत तेज था ये। लड़की हमारे उठ नहीं पा रही थी, हम दवा लिया के परेशान है। ये लोग हमको इतना परेशान करा जा रहा है, यहाँ के कुछ कहो ना, हमको बहुत परेशान करा जा रहा है यहाँ। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि जो धमकाने वाले लोग हैं, आफ्ताब समेत कई लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जाएगी, उसके बाद हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जीना मुहाल कर देंगे। जान का खतरा जब मंडराने लगता है तो व्यक्ति पलायन को मजबूर हो जाता है और कानपुर के इस इलाके में इन हिंदू परिवारों ने भी यह तय कर लिया है कि अब वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से मोहल्ला छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इस सारे प्रकरण पर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का बयान देखिए।
अब ये मामला और गंभीर आज प्रकट हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको इस प्रकार की धमकी मिल रही है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में डीसीपी वेस्ट श्री संजीव त्यागी मौके पे हैं। जिन लोगों को धमकी मिली है या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके एक एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को माहौल बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा और कानपुर का हर नागरिक जहाँ रहना चाहता है वहाँ पर रहने के लिए स्वतंत्र रहेगा। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं क्रिएट कर सकता। एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर फैलाई जा रही मक्का हादसों की वजह बन रही है। सड़क पर फैलाई गई मक्का जो है यूपीडा कर्मियों के मना करने के बाद भी वहां पर फैलाई जा रही है। ये देखिए आप, न मानने वाले किसानों पर यूपीडा मुकदमा दर्ज कराएगा। बांगर मऊ के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन का यह मामला है। इधर गाजियाबाद कॉलोनी में 4 साल से धरने पर बैठे कई गांव के किसानों ने आवास विकास का घेराव किया। किसान आवास विकास पर तालाबंदी करने पहुंचे और वहीं इस घेराव के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर है। बिजनौर से खबर है, सोशल मीडिया पर एक पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। भरी पंचायत में पंचों ने युवक की पिटाई की। प्रेमी के दोस्त को दबंग पंचों ने जमकर पीटा है। पुलिस ने दबंग पंचों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है और पंचों ने पीड़ित युवक की बाइक छीन ली। थाना मंडावर के शिमली का यह सारा मामला है। वीडियो जो वायरल हो रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर बिना मास्क पहने स्वास्थ्य कर्मचारी का टीका लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। और अब ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी ही मास्क नहीं लगा रहे तो जनता को वो कैसे समझा पाएंगे, सवाल ये। देखा आपने, स्वास्थ्य कर्मी बगैर मास्क पहने ग्रामीणों के बीच में। बहरहाल कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब वाराणसी बीएचयू में आज से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो गई, लेकिन यहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दी, न ही इसका कोई इंतजाम दिखाई दिया। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी कुर्सियों पर भीड़ दिखाई दे रही। बीएचयू में 13 अप्रैल के बाद से ओपीडी बंद है। इसके बाद आज एक बार फिर से सेवा शुरू हुई है। ओपीडी के दौरान एक डॉक्टर को 50 मरीजों को देखना होगा। बीएचयू में ओपीडी की शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि 13 अप्रैल के बाद से ओपीडी सेवा बंद हो गई थी कोरोना के दूसरी लहर के बाद, और आज से बीएचयू में ओपीडी की सेवा शुरू हो गई है। एक बार में 50 मरीजों को देखा जा रहा है। और आप देखिए, ये वो मरीज हैं जो यहाँ पर बीएचयू में अपना इलाज कराने आए हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर जिस वक्त अपने चरम पे थी, उस वक्त कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी उठते थे कि आखिर जो लोग कोरोना पीड़ित नहीं हैं वो कैसे इलाज कराएं। तो टेलीफोन द्वारा टेलीमेडिसिन और अन्य सुविधाएं यहाँ शुरू की जा चुकी थी, लेकिन आज से जो चिकित्सक हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, जो मरीज हैं उनको देख रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ नियमों के पूरे पालन करने की साफ तौर पे बात कही गई है, लेकिन स्थिति आप देखिए, अब देखिए आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ यहाँ फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आम जनता को समझना होगा, बीएचयू प्रशासन को भी समझना होगा। आप देखिए, ये पंजीकरण की जगह है। यहाँ पर ये देखिए, ये लोग खड़े हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में लापरवाही भी सामने आ रही है, लेकिन मरीजों की सुविधा के लिए आज से इस सेवा की शुरुआत निश्चित तौर पे बड़ी कवायद है, बड़ी चीज़ है कि अब जो मरीज कहते हैं कि बीएचयू सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार तक के मरीजों की सेवा को यहाँ पर तत्पर रहता है, तो अब उन मरीजों को यहाँ पर सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो ये है कि बीएचयू में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता हुआ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।